तो आज की हमारी पड़ताल का विषय है किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, जिन्हें आधुनिक सऊदी अरब का संस्थापक माना जाता है। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनके जीवन और विरासत पर, और हमारा मकसद है इस प्रभावशाली शख्सियत को समझना और उनके बनाए राज्य के उदय को भी। जरा सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र और 40 साथियों के साथ अपने पुरखों के शहर पर, मतलब रियाद पर दोबारा कब्जा करना, यहीं से कहानी शुरू होती है। चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, पूरा नाम अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुर्रहमान अल सऊद, जन्म 1875 और मृत्यु 1953। ये वो शख्स हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, बिखरे हुए कबीलाई इलाकों को एक झंडे के नीचे लाया और 1932 में सऊदी अरब किंगडम की स्थापना की। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उनकी शुरुआत तो निर्वासन में हुई थी। हाँ बिल्कुल, निर्वासन में। उनका परिवार हाउस ऑफ सूद, उन्हें 1891 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे राशिद राजवंश, उन्होंने नज्द से निकाल दिया था और उन्हें कुवैत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन फिर 1902 में रियाद पर उनका वो दुस्साहसिक कब्जा, वो एक निर्णायक मोड़ था। उसे ही मतलब आधुनिक सऊदी राज्य की शुरुआत माना जाता है। अच्छा, तो मतलब 1902 का वो कब्जा ही नींव का पत्थर था। और उसके बाद तो उन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया है ना। जी हाँ, बिल्कुल, धीरे धीरे लेकिन लगातार। पहले 1913 में ऑटोमन से अल हसा लिया, ये पूर्वी तट पर था। हाँ, इससे फारस की खाड़ी तक पहुंच मिली होगी उनको। बिल्कुल, रणनीतिक रूप से बहुत अहम था ये। फिर 1921 में हायल पर कब्जा किया, अपने सबसे बड़े विरोधी अल राशिद को हराकर। और फिर उनका ध्यान गया पश्चिम की ओर, हिजाज की तरफ। हिजाज यानी मक्का और मदीना वाला इलाका। हाँ, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर। 1924-25 में उन्होंने वहां के शासकों हशमाइट्स को हराया और मक्का मदीना पर नियंत्रण कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी, मतलब इस्लामी दुनिया में उनका कद काफी बढ़ गया होगा इससे। जाहिर है। और फिर आखिरकार 23 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने जीते हुए सभी क्षेत्रों को, नज्द, हिजाज, अल हसा, इन सब को मिलाकर किंगडम ऑफ सऊदी अरब की घोषणा कर दी। 23 सितंबर 1932, और यही तारीख आज सऊदी नेशनल डे है। जी हाँ, वही तारीख। ये तो हुई राजनीतिक एकीकरण की कहानी, लेकिन फिर वो तेल वाली बात भी है। हाँ, वो एक और जबरदस्त मोड़ था। 1938 में दहरान में व्यापक मात्रा में तेल की खोज हुई। 1938 में? जी, और ये कोई अचानक हुई बात नहीं थी, मतलब किस्मत तो थी ही, लेकिन किंग अब्दुल अजीज ने 1933 में ही एक अमेरिकन कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, हाँ, सोकैल जिसे बाद में कहा गया, हाँ, उसे तेल खोजने की इजाजत दे दी थी। और ये फैसला बहुत दूरगामी साबित हुआ। जाहिर है, इसने तो सऊदी अरब को मतलब अपार धन दे दिया। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर एक अलग ही पहचान, एक रणनीतिक महत्व। बिल्कुल, इस पैसे से देश का विकास हुआ और किंग को अपनी सत्ता मजबूत करने में भी मदद मिली। कबीलों को एकजुट रखना आसान हो गया, बिना ज्यादा टैक्स लगाए। उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी काफी बातें होती हैं। कहते हैं कि वो इस्लामी कानून, कबीलाई रवायतें और पर्सनल डिप्लोमेसी, इन सब का मिश्रण इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो अपने करिश्मे और रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते थे। मेहमान नवाजी भी मशहूर थी उनकी, और उन्होंने कई अहम कबीलों में शादियां की थीं, रिश्ते मजबूत करने के लिए। अच्छा। और ये आसान नहीं था, मतलब एक तरफ वहाबी इस्लाम की कट्टर शिक्षाएं थीं जो उनके राज्य की बुनियाद थीं, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न देश बनाने की जरूरतें। इसके बीच संतुलन बनाना उनकी राजनीतिक कुशलता दिखाता है। और उनकी विरासत उनके परिवार के जरिए भी आगे बढ़ी। सुना है उनके 30 से ज्यादा बेटे थे। हाँ, कई बीवियों से। और 1953 में जब उनकी मृत्यु हुई ताइफ में दिल का दौरा पड़ने से, तो उनके बाद उनके बेटे ही एक के बाद एक राजा बनते आए हैं। किंग सऊद, फिर फैसल, खालिद, फहद, अब्दुल्ला, और अब किंग सलमान तक, सब उन्हीं के बेटे हैं। और उनकी मृत्यु के बाद इस्लामी परंपरा के अनुसार रियाद में उन्हें बिना किसी निशान वाली कब्र में दफनाया गया, बिल्कुल सादगी से। ये काफी दिलचस्प है, इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाले की इतनी सादी कब्र। निस्संदेह वो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अरब नेताओं में गिने जाते हैं। मक्का और मदीना के संरक्षक के रूप में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्हें फाउंडर ऑफ द थर्ड सऊदी स्टेट और द लायन ऑफ द डेजर्ट जैसे खिताब भी दिए गए हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक निर्वासित युवा से एक विशाल राज्य के संस्थापक तक का सफर
और फिर तेल की अकूत दौलत की नींव रखने वाले शासक तक, ये किंग अब्दुल अजीज की कहानी के मुख्य बिंदु हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए 1902 का वो रियाद पर धावा नाकाम हो जाता, या फिर वो तेल की खोज उस वक्त ना हुई होती या इतनी बड़ी मात्रा में ना मिलती, तो आज इस क्षेत्र का और शायद दुनिया का नक्शा कितना अलग होता। इस पर सोचने से पता चलता है कि इतिहास कितना अनिश्चित है और कैसे एक व्यक्ति के फैसले और थोड़े से संयोग से पूरी दुनिया बदल सकती है।